हेलो फ्रेंड्स, आशीष बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो टॉपिक है एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। और ये मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो कि 6th चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 12th टेक्स्ट बुक का, उसका दूसरा पार्ट होगा। हमने पहला पार्ट अपलोड कर चुका है, आप लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग उसको देख पाए। मेरा नाम है आशीष कुमार दास और मैं एमएससी एनिमल बायोलॉजी का एक स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। और अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसका लोगो ऊपर दिखा रहा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, फिर देखेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में, देन ओवरी दैट इज एवेरी, मैक्लोइड एंड मैकलिन मैकर्टी का कंट्रीब्यूशन क्या था वो एक्सपेरिमेंट में, फिर हम लोग देखेंगे हर्षी-चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में, फिर उससे क्या कंक्लूजन मिला हर्षी-चेज एक्सपेरिमेंट से, फिर हम लोग देखेंगे एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या क्या सेलिएंट फीचर्स रहना चाहिए एक जेनेटिक मटेरियल का, फिर हम लोग देखेंगे आरएनए वाल्ट हाइपोथेसिस के बारे में। और बहुत टाइप का आरएनए है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में हम लोग देखेंगे और भी बहुत कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेसन। सो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ए टाइप ऑफ चेंज और यू कैन से a permanent change. Okay, transformation में ये permanent change which cannot be revert back, irreversible change बोल सकते हैं आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन को। और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है हम पढ़ेंगे अभी। सो एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उन्होंने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर, जो एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया निमोनिया कज करता है। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी में उन्होंने 2 टाइप का स्ट्रेन लिया था। कितने टाइप का लिया था? 2 टाइप का स्ट्रेन लिया था। आप लोग जानते हैं एक ही बैक्टीरिया का बहुत सारे स्ट्रेन रह सकते हैं, तो उन्होंने 2 स्ट्रेन लिया था। पहला स्ट्रेन में था स्मूथ कॉलोनी, पहला स्ट्रेन फॉर्मिंग स्मूथ कॉलोनी विथ कैप्सूल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कैप्सूल रहता है सेल का बाहर। ओके, सो सेल वॉल के जस्ट बाहर सेल का कैप्सूल रहता है। और एक में था बिना कैप्सूल का, सो फॉर्मिंग रॉब कॉलोनीज विदाउट कैप्सूल। सो आप लोग जानते हैं जो एक्चुअली कैप्सूल क्या है, जो सेल वॉल के बाहर जो है आपका ग्लाइकोकैलिक्स अगर थोड़ा लूज हुआ तो उसको हम लोग स्लाइम लेयर बोलते हैं, और अगर टॉप है उसको कैप्सूल बोलते हैं। तो स्मूथ कॉलोनी जिसके पास था वो कैप्सूल था, जिनके पास कैप्सूल था उनके पास स्मूथ कॉलोनी डेवलप हो रहा था, उसका सरफेस स्मूथ था ऊपर का सरफेस, और हम लोग उसको एस टाइप बोल रहे थे, एस टाइप स्ट्रेन आप लोग बोल सकते हैं। और जिनका कैप्सूल नहीं था वो रॉब कॉलोनीज फॉर्म कर रहे थे और हम लोग उसको नाम दिया आर टाइप। सो एस टाइप आर टाइप क्या है आपको क्लियर हो गया। फिर देखते हैं एस टाइप इज पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मीन्स एबिलिटी टू कॉज ए डिजीज, पैथोजेनिसिटी और वेरुलेंस मीन्स एबिलिटी टू कॉज ए डिजीज। सो एस टाइप में पैथोजेनिक थे वो लोग, जो बैक्टीरियल स्ट्रेन एस टाइप का पैथोजेनिक था यानी कि डिजीज कॉजिंग था, लेकिन आर टाइप का नॉन पैथोजेनिक था यानी कि वो डिजीज नहीं कर रहा था। आप लोग इसको नॉन वेरुलेंट बोल सकते हैं। तो समझ में आया आप लोग को। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर, 2 स्ट्रेन उन्होंने लिए थे, आर टाइप एंड एस टाइप। फिर एस टाइप पैथोजेनिक था, वेरुलेंट था, और आर टाइप नॉन पैथोजेनिक था। फिर आगे देखते हैं। तो उन्होंने जब वो जो एक्सपेरिमेंट मटेरियल लिए थे उन्होंने लिए थे माइस को, यहाँ पे देख सकते हैं जो है इसके ऊपर है। सो जब रॉब स्ट्रेन को वो लिए थे, हम पहले से देख चुके हैं कि रॉब स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट है यानी कि वो कोई डिजीज नहीं करेगा। तो रॉब स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया गया माइस के ऊपर, माइस लाइफ, ओके, और माउस जिंदा रहा। जब हमने स्मूथ स्ट्रेन को लिया, वायरुलेंट स्ट्रेन आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्मूथ स्ट्रेन को जब लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर जो रेड है, रेड के ऊपर एक ऑरेंज कोटिंग है। जो स्मूथ स्ट्रेन को जब हम लोग लिया, माउस डैज हो गया, माउस मर गया। फिर जब हम लोग हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया, यानी कि स्मूथ स्ट्रेन तो है लेकिन हमने उसको हीट करके लिया, गर्म करके लिया। आप जान सकते हैं, मतलब आप जानते ही होंगे कि हीट करने से मतलब वो बैक्टीरिया वायरस ये सब कुछ का डेथ हो जाता है। तो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन जब हम लोग इंजेक्ट किया, इंजेक्शन देके
माउस जिंदा रहा, यानी कि माउस नहीं मरा। लेकिन हम लोग जब हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन यानी कि हीट किल्ड एस और रफ आर स्ट्रेन मिला के दिए, तब माउस मर गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रफ स्ट्रेन माउस को नहीं मार पा रहा है, जो आर टाइप है वो माउस को नहीं मार पा रहा है। लेकिन हम लोग जब इसको हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ मिक्स करके दिए तो क्या हुआ, वहाँ पे माउस मर गया। तो इससे क्या कंक्लूजन मिल रहा है हम लोग को, आगे देखते हैं। सो कंक्लूजन हमको ये मिला कि आर स्ट्रेन जो है आपका, आर स्ट्रेन सोमहाउ इट हैड बीन ट्रांसफॉर्म, आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया। किसके द्वारा ट्रांसफॉर्म हुआ दोस्तों, ट्रांसफॉर्म हुआ हीट किल्ड एस स्ट्रेन के द्वारा। हीट किल्ड एस स्ट्रेन क्या कर रहा है, वो आर स्ट्रेन को मॉडिफाई कर दे रहा है, दैट इज पैथोजेनिक स्ट्रेन में और वायरुलेंट स्ट्रेन में। यानी इसीलिए कैसे वो हो रहा है, दिस इज अकरिंग ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कुछ तो जेनेटिक मटेरियल होगा जो ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, वो आर स्ट्रेन भी अभी बैक्टीरिया को मारने के काबिल बन पा रहा है। पहले वो मारने का काबिल नहीं था। अगर आप आर स्ट्रेन भी इंजेक्ट कर रहे हैं तो माउस नहीं मर रहा था, लेकिन अभी माउस मर रहा है। ये क्यों मर रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म हो गया। कौन ट्रांसफॉर्म हो गया, आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन। सो इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, दैट इज द आर बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कुछ करके, यानी कि किसी माध्यम के द्वारा वो ट्रांसफर हो गया वायरुलेंट स्ट्रेन में। ओके, फिर अभी हम लोग और एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, तीनों साइंटिस्ट के द्वारा ही किया गया था। तीनों साइंटिस्ट का नाम ऊपर दिखा रहा है आपको, ओस्वाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैककार्टी। ये 3 साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जानने के लिए कि एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल क्या है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है आपका आर स्ट्रेन जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है वायरुलेंट स्ट्रेन में, दैट इज एस स्ट्रेन में, कुछ तो एजेंट होगा जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होगा। तो एजेंट क्या है जानने के लिए उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन लोग एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, देखिए हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, यहाँ पे लिपिड शुगर ये सब ग्रोथ करने के लिए दिया गया है। सो पहले हम लोग लिपिड शुगर ये सब को रिमूव कर लिए। सो क्या क्या बच के रहा इसमें, प्रोटीन रहा, आरएनए रहा, डीएनए रहा। ओके, जब हम लिपिड शुगर को रिमूव करते हैं, प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, और जैसे हम लोग ऐड किए हैं हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, वो सब भी है इस मीडियम में। ठीक है, तो हम लोग जब ऐड किया, प्रोटीनेज ऐड किया। अगर प्रोटीनेज ऐड कर लिया हम लोग, प्रोटीनेज का क्या काम है, प्रोटीनेज का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो अगर हम लोग प्रोटीनेज ऐड कर दिया तो प्रोटीन सब डाइजेस्ट हो गया। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, एस सेल अपीयर हो रहा है, यानी कि आर सेल एस सेल दैट इज आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन मिल के जब था एस स्ट्रेन अपीयर हो रहा है, यानी कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन जब हम लोग किए थे, यहाँ पे एस स्ट्रेन अपीयर हो रहा है, यानी कि वो पैथोजेनिसिटी फिर मतलब आर जो स्ट्रेन था वो ट्रांसफॉर्म हो गया। ओके, लेकिन जब हम लोग दे रहे हैं आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग दे दिया आरएनएज देने से भी आपको क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एस सेल अपीयर हो रहा है। एस सेल अपीयर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि आर स्ट्रेन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया एस स्ट्रेन में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट इज हीट किल्ड एस स्ट्रेन। सो आरएनएज भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर दोस्तों आरएनएज रेस्पॉन्सिबल होता तो आरएनए अगर रेस्पॉन्सिबल होता तो आरएनएज देने से क्या होता, वो तो आरएनए डिग्रेड हो जाता ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता। लेकिन डीएनए यहाँ पे जब है, हम लोग डीएनएज दे रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। सो नो एस सेल अपीयर। सो अगर डीएनएज देने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो आप क्या पता कर सकते हैं, आप ये पता लगा सकते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होगा, क्योंकि डीएनए देने से डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए क्या हुआ, लिपिड शुगर ये सबको रिमूव कर दिया और हीट इस रिमूव करने के बाद हम लोग ऐड कर रहे हैं आरएनएज, डीएनएज एंड प्रोटीन। सो प्रोटीन करने के बाद सारा डीएनएज आरएनएज प्रोटीन अलग अलग मीडियम में लेके ऐड करने के बाद हमको पता चला कि डीएनएज देने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। सो इससे हमको पता चल रहा है, यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं कंक्लूजन, ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स डीएनए, देयरफॉर इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। सो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमको डीएनए चाहिए। सो इससे हम लोग प्रूव किए कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। फिर और एक प्रूफ था, मतलब ये बोलते हैं परमानेंटली प्रूफ किया, ये एक्सपेरिमेंट जो था हमारा अल्फ्रेड हर्शे और मार्था जेज किया था, ये पूरा ऑन इक्विवोकल प्रूफ भी बोला जाता है। ओके, सो दिस वन एंड ओनली द ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट इज द डीएनए, इससे प्रूफ हुआ। सो 2 साइंटिस्ट थे दोस्तों,
उनका नाम था अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। 1952 में ये दोनों एक्सपेरिमेंट किए थे टू प्रूव डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल एंड दे वर्क ऑन द बैक्टीरियोफेज। सो जैसे कि जानते हैं आप लोग बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज इज द वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया और फेज इन्फेक्टिंग द बैक्टीरिया। सो उन्होंने 2 डिफरेंट फेजेस ऑफ वायरस लिया था, यानी कि डिफरेंट फेजेस ऑफ वायरस मतलब वो बैक्टीरियोफेज का 2 टाइप लिया था उन्होंने। ओके, जो वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया जो था हमारा बैक्टीरियोफेज, उनका 2 डिफरेंट टाइप्स लिया था और आप बोल सकते हैं 2 डिफरेंट फेजेस लिया था। सो उन्होंने क्या किया, उसमें एक में डीएनए को रेडियो एक्टिव कर दिया। कैसे रेडियो एक्टिव किया, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं कि डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप रहता है PO43-, तो उन्होंने फॉस्फेट ग्रुप को रेडियो एक्टिव कर दिया P32 दे के, फॉस्फोरस 32 दे के। ओके, सो ये रेडियो एक्टिव हो गया फॉस्फोरस P32 देने के बाद, क्योंकि P31 नॉर्मल है, आपका नॉर्मल फॉस्फोरस है, नॉन रेडियो एक्टिव, यानी कि एटॉमिक मास उसका 31 है, और P32 रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस हुआ। फिर उन्होंने प्रोटीन कोड, जैसे कि आप लोग जानते हैं वायरस में जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन कोड है, कैप्सिड बोला जाता है जिसको। सो प्रोटीन कोड इज ऑल्सो मेड रेडियो एक्टिव बाय यूजिंग S35। सो आप जानते हैं एस का नॉर्मल एटॉमिक मास 35 से कम है, 33 या 34 है शायद, या 32 है। सो उन्होंने क्या किया, S35 दे दिया, ये भी रेडियो एक्टिव है। तो एक में 2 डिफरेंट फेजेस जो लिया उन्होंने, पहले में क्या किया, पहले में रेडियो एक्टिव बनाया डीएनए को, और दूसरा में उन्होंने रेडियो एक्टिव बनाया प्रोटीन कोड को। ओके, इसको याद रखिएगा दोस्त, एक को डीएनए और दूसरा में प्रोटीन। सो और दोनों फेजेस को अलाउड कर दिया बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेस्टिंग प्रोटीन एंड टेस्टिंग डीएनए। सो हम लोग एक में क्या रेडियो एक्टिव किए हैं, एक में प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव किए हैं। सो प्रोटीन कोड अगर रेडियो एक्टिव किए हैं, आप लोग देख सकते हैं जो रेड कलर है प्रोटीन कोड है बाहर, लेकिन अंदर आपका जो रेड कलर है पिंकिश कलर नहीं है। सो जब हम लोग उसको बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, ये आप देख सकते हैं बैक्टीरिया है, ये येलोइश कलर में जो है आपका बैक्टीरिया है। सो नो रेडियो एक्टिविटी एंटर्स द सेल, रेडियो एक्टिविटी एंटर नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि प्रोटीन कोड को हम लोग रेडियो एक्टिव बनाया है। प्रोटीन को अगर रेडियो एक्टिविटी अंदर नहीं, सेल के अंदर यानी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री नहीं कर पाया, तो क्या हम लोग ये पता कर सकते हैं, हम लोग ये पता कर सकते हैं, ये इन्फर कर सकते हैं कि जो आपका जो प्रोटीन कोड है वो सेल के अंदर नहीं जा रहा है। सो यहाँ पे फिर फेज ग्रोन रेडियो एक्टिव S35 है यहाँ पे। ओके, हाँ, S35 आप लोग प्रोटीन में कैसे ये हुआ आप पता कर सकते हैं, क्योंकि S35 जो है आपका सल्फर 2 एमिनो एसिड सिस्टीन एंड मिथोनिन में सल्फर रहता है। ओके, इसीलिए हम लोग S35 लिए हैं प्रोटीन के लिए। सो फेज ग्रो हुआ रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ। जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज यानी कि हाई स्पीड में उसको मूव किया, हाई स्पीड में मूव करने के बाद क्या होगा, जिसका वेट ज़्यादा है वो नीचे आ जाएगा। सो रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में मिला आपको, और जो आपका नीचे का जो पैलेट है उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं मिला। फिर यहाँ पे देखिए टेस्टिंग डीएनए, डीएनए को हम लोग कैसे टेस्ट किया, ये देखिए अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल है आपका ब्लूइश कलर का, ये हो गया आपका डीएनए रेडियो एक्टिव है। फेज डीएनए रेडियो लेबल्ड। फिर बैक्टीरिया को हम लोग इन्फेक्ट किया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के बाद दोस्तों ये देखा गया कि रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर एंट्री कर रहा है, और ये आपका कोड बाहर रह गया, प्रोटीन कोड बाहर रह गया। सो रेडियो एक्टिविटी अगर सेल के अंदर एंट्री कर रहा है, तो यानी कि दूसरे शब्द में बोला जाए तो कौन एंट्री कर रहा है सेल के अंदर, सेल के अंदर एंट्री कर रहा है डीएनए। सो डीएनए आपका हो गया फेज ग्रोन विद रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस दैट इज P32। सो सेंट्रीफ्यूज जब किए हम लोग, रेडियो एक्टिविटी पैलेट में मिला, हमको नीचे मिला, सुपरनेटेंट में नहीं मिला। सो इससे हम क्या पता किए, हम ये पता किए कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि प्रोटीन अगर जेनेटिक मटेरियल होता तो हमको बैक्टीरियल सेल भी मिलता रेडियो एक्टिव, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बैक्टीरियल सेल आपको मिल रहा है नॉन रेडियो एक्टिव, लेकिन यहाँ पे आपको बैक्टीरियल सेल रेडियो एक्टिव मिल रहा है। समझे, फिर आगे चलते हैं। सो कंक्लूजन क्या है, आरएनएज एंड प्रोटीएज did not inhibit transformation, so neither DNA nor protein are genetic material, DNA inhibited transformation, so DNA is the genetic material। so ये कंक्लूजन है दोस्तों आप लोग का, ये आपका ओस्वाल्ड एवेरी कोलिन मैकलेड मैकलिन मैकर्टी एक्सपेरिमेंट का, ये एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है। ओके, ये एक्सपेरिमेंट का इसका कंक्लूजन है, डीएनएज एंड आरएनएज that is RNAs and protease did not inhibited the transformation, so RNA protein was the genetic material, was not the genetic material, neither RNA nor protein, but DNAs inhibited the transformation, that's why DNA was the genetic material। फिर ये तो हम लोग कर चुके हैं, जेनेटिक मटेरियल 2 phases allowed to infect the bacterium। फिर ये आप लोग देख सकते हैं डायग्राम, यहाँ पे और एक दूसरा डायग्राम दिया गया है आप लोग बेटर समझने के लिए। बैक्टीरियोफेज आप लोग देख सकते हैं,
सल्फर रेडियो लेबल्ड, जो रेडियो लेबल्ड है वो कलर में रेड में दिखाया हूँ, और जो रेडियो लेबल्ड यहाँ पे डीएनए है यह भी रेड में दिखाया गया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अंदर बैक्टीरिया सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं जा रहा है, बट तो रेडियो एक्टिविटी अंदर जा रहा है किसका, रेडियो एक्टिविटी अंदर जा रहा है आपका यहाँ पे डीएनए का सेल में। सो डीएनए का मतलब बैक्टीरियल सेल में डीएनए अंदर जा रहा है। सो फास्फोरस डिटेक्टेड इन सेल, नो फास्फोरस डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट। सो यहाँ पे आपको हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट बेटर आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, वहाँ पे बैक्टीरियल सेल रेडियो एक्टिव नहीं हो रहा है, यानी कि सल्फर जो रेडियो एक्टिव सल्फर हम लोग लिए हैं वो नहीं आ रहा है बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए यानी कि फास्फोरस जो हम लिए हैं वो अंदर आ रहा है। फिर कंक्लूजन है, रेडियो एक्टिविटी एज फाउंड इन बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरस विद रेडियो एक्टिव डीएनए। सो रेडियो एक्टिव डीएनए के अंदर अगर रेडियो एक्टिविटी मिल रहा है, सो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए ये हुआ कि आपका जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल है, सो ये पूरा प्रूफ हो गया यहाँ पे। और नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया विद द रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड, सो यहाँ पे प्रूफ हुआ कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे प्रूफ हुआ। सो स्ट्रक्चर ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, सो हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस किए थे स्ट्रक्चर ऑफ डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज आप लोग का हो गया ये, आप लोग का हो गया ये डीएनए, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए। सो 3 कंपोनेंट्स जो डीएनए में था, जैसे क्या फॉस्फेट ग्रुप, आपका हो गया ये नाइट्रोजनस बेस, और आपका हो गया राइबोज शुगर दैट इज डिऑक्सी राइबोज शुगर, वो 3 चीज़ यहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे शुगर जो होगा आपका राइबोज शुगर होगा, डिऑक्सी राइबोज नहीं होगा, यानी कि सेकंड पोजीशन में जो एक OH मिसिंग है आपका डिऑक्सी राइबोज में, यहाँ पे राइबोज में लेकिन 2' OH होगा। अगर आप लोगों को पहला वीडियो नहीं देखा है उसको एक बार देख लीजिएगा। और 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए है आपका, मैसेंजर आरएनए दैट इज mRNA, ट्रांसफर और सोल्यूबल आरएनए इसको sRNA भी बोला जाता है, और tRNA भी बोला जाता है, इसको एडेप्टर मोलिक्यूल भी बोलते हैं। फिर आपका आता है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम का कंपोनेंट जो है यही आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, उसको हम लोग शॉर्टली rRNA बोलते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए यहाँ पे देखेंगे हम लोग mRNA। सो नाम से ही पता चल रहा है M से मैसेंजर आरएनए, सो इट ब्रिंग्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो डीएनए, सो सेंट्रल डोग्मा के बारे में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। सो इट ब्रिंग्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एंड यहाँ पे ये जो mRNA है आपका सिंगल स्टैंडर्ड है। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं mRNA का, 5' ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट कैप है आपका, 5' कैप बोलते हैं। फिर अनट्रांसलेटेड रीजन यानी कि उसका ट्रांसलेशन नहीं होता है। स्टार्ट साइट आपका ये हो गया एक्सॉन, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, एक्सॉन इंट्रॉन आप पूरा क्लियरली समझेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ी नेक्स्ट वीडियो में। फिर स्टार्ट साइट हुआ आपका, कोडिंग रीजन हुआ, स्टॉप साइट हुआ, और ये फिर अनट्रांसलेटेड रीजन 3' एंड का अनट्रांसलेटेड रीजन, क्योंकि हमेशा पोलरिटी 5' to 3' रहता है इसका, और पॉलीएडेनिलर टेल है आपका 3' एंड में। सो ये हो गया आपका mRNA दोस्त। यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं मैच्योर mRNA का। फिर आता है आपका tRNA। tRNA क्या है, दिस इज द एडेप्टर मोलिक्यूल। एडेप्टर मोलिक्यूल मतलब क्या, जैसे कि आप लोग फोन में चार्जर लगाते हैं, चार्जर में एक एडेप्टर होता है और एक डाटा केबल होता है। एडेप्टर का काम क्या है, वो कनेक्ट करता है आपका प्लग के साथ, यानी कि जो सॉकेट है आपका उसके साथ आपका डाटा केबल को। ठीक उसी प्रकार एडेप्टर क्या करता है, ये जो tRNA का एडेप्टर जो है वो एक हिसाब से जेनेटिक कोड को रीड करता है, पढ़ता है जेनेटिक कोड क्या है देखता है, और दूसरा स्पेसिफिक एमिनो एसिड से बाइंड करता है उसी कोड के हिसाब से। सो ये करने के बाद वो क्या होगा, ट्रांसलेशन में ये हेल्प करता है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं tRNA का, यहाँ पे आप लोग tRNA का डायग्राम देख सकते हैं दोस्त। यह जो इसका है जो लूप है आप देख सकते हैं, ग्लूटामिक एसिड ऊपर एसिड अटैच है। सो ये CUC कोडन एक्ट फॉर द दैट इज कोडन फॉर द ग्लूटामिक एसिड। फिर आपका 5' एंड 3' एंड यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरमोलिकुलर बेस पे देख सकते हैं। और इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा दोस्त क्लोवर लीप शेप का होगा। सो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज अ क्लोवर लीप लाइक शेप एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एल शेप। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एल शेप। सो इतना डिटेल्स में आपका जानना अभी जरूरी नहीं है, बस आप ये याद रखें कि क्लोवर लीप शेप और एल शेप। फिर ट्रांसलेशन में आप पूरा tRNA के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। फिर आपका आता है दोस्त rRNA। सो rRNA इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, और ये 70S होता है, दैट इज वेडवर्क यूनिट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, 70S इन प्रोकैरियोट्स एंड 80S इन यूकैरियोट दोस्त। ये फिर ये प्लेज एन कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। कैटालिटिक ट्रांसलेशन के टाइम ये कैटालिटिक रोल प्ले करता है। सो rRNA एक्चुअली होता है, बहुत सारे सब यूनिट होते हैं इसके अंदर। 70S के अंदर भी 2 सब यूनिट रहता है प्रोकैरियोट में, दैट इज 30S एंड 50S, और 80S में भी 2 सब यूनिट रहता है, 60S एंड 40S। सो 70S जो है आपका प्रोकैरियोट्स का, उसमें 2 सब यूनिट रहता है, क्या क्या, 50 एंड 30।
फिर आपका जो है ATS वहाँ पे रहेगा 2, 60 एंड 40। सो स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, ये सब होता है। लार्जर सब यूनिट 50S एंड 60S, स्मॉलर सब यूनिट 30S एंड 40S। फिर इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स का भी रहते हैं, अभी उतना डिटेल्स में आपको जानना नहीं है। अभी आप ये याद रखें कि ये RNA कंपोनेंट्स ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम एक्चुअली बना होता है राइबोसोमल RNA प्लस प्रोटीन, सो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी बोला जाता है राइबोसोम को। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, हमने DNA के बारे में पढ़ा, RNA के बारे में पढ़ा। फिर एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल का क्या क्या कैरेक्टर्स होना चाहिए हम लोग जानेंगे। सो ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट ए जेनेटिक मटेरियल मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सो जेनेटिक मटेरियल का फॉलोइंग प्रॉपर्टी होना चाहिए। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। रेप्लिका हुआ मतलब दोस्त कॉपी, वो उसका अपना कॉपी तैयार कर सकता है। सो इट मस्ट बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी कि अगर वो उसका रेप्लिका नहीं बना पाएगा तो कैसे प्रॉब्लम होगा आप खुद सोचिए। ऐसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जब बनेगा उस ऑब्वियसली रेप्लिकेशन होना चाहिए, उसका कॉपी बनना चाहिए, फिर वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर वो रेप्लिका नहीं हो क्रिएट कर पाएगा तो जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। देन इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल, ये तो बहुत ही जरूरी है। स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन। केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए केमिकल रिएक्शन से बचने के लिए। देन इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर द स्लो चेंजेस, यानी कि म्यूटेशन का स्कोप यहाँ पे रहना चाहिए। यानी कि जो स्लो चेंजेस म्यूटेशन है वो वेरिएशन होता है, वेरिएशन से इवोल्यूशन होता है। सो इट मस्ट प्रोवाइड स्कोप फॉर द म्यूटेशन। हम लोग म्यूटेशन डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। फिर इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द मेंडेलियन कैरेक्टर, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं मेंडेलियन कैरेक्टर्स फैक्टर, यानी कि इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सब फॉलो होना चाहिए। फिर न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ बट नॉट प्रोटीन्स। सो ये कैसे प्रूफ है कौन जेनेटिक मटेरियल है, मतलब कैसे हम इसको थ्योरेटिकली देखेंगे। सो न्यूक्लिक एसिड दैट इज DNA एंड RNA कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, यानी कि वो अपना कॉपी बना सकते हैं, लेकिन प्रोटीन अपना कॉपी नहीं बना सकता। सो प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल इज द DNA। ओके, सो DNA क्यों प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है देखेंगे हम लोग। और इन सोम वायरस लाइक टोबैको, मोज़ेक वायरस एटसेट्रा, ये सब में RNA, बहुत सारे वायरस में RNA रहता है। ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल इज टोबैको मोज़ेक वायरस दैट इज TMV, जो टोबैको में मोज़ेक डिजीज कॉज करता है। आप लोग इसके बारे में बहुत डिटेल्स पढ़ चुके होंगे। सो 2' OH ग्रुप इन द RNA, जैसे कि हम लोग बोला राइबोज शुगर है, सेकंड पोजिशन में OH है। सो मैक्स इट रिएक्टिव, सो OH ग्रुप मैक इट रिएक्टिव, यानी कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और H+ को रिलीज कर देता है। सो इसीलिए वो पोलर बॉन्ड होता है OH, O और H का बॉन्ड। सो दे आर रिएक्टिव एंड लेबाइल एंड दे आर इजीली डिग्रेडेबल। सो RNA एज ए कैटलिस्ट इज मोर रिएक्टिव एंड DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। सो ये सब को बोला जाता है आपका RNA वर्ल्ड। सो एक्चुअली क्या होता है, लाइफ सबसे पहले ओरिजिन हुआ था RNA से। कैसे ओरिजिन हुआ था यहाँ पे आप देख सकते हैं। RNA सेल्फ रेप्लिकेट बाय राइबोजेम्स, राइबोजेम्स मतलब RNA विथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। सो ये हो गया आपका RNA राइबोजेम्स सेल्फ रेप्लिकेट। सो RNA फॉर्म्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज, इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज से RNA फॉर्म हुआ। देखिए इसे फॉर्म होने के बाद कैसे पॉलीमरेज होकर RNA बन रहा है। फिर RNA कैटालाइजेस प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। देन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, चेंजेस इंटरनल केमिस्ट्री अलोंग न्यू फंक्शनलिटी। सो जब सेल, ये सब जो 3 स्टेज है, 1, ये जो 2, 1 और 3, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले 1 हुआ, RNA फॉर्म हुआ, फिर सेल्फ रेप्लिकेट हुआ, फिर प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। ये सब मेम्ब्रेनाइजेशन से पहले, यानी कि मेम्ब्रेन फॉर्म होने से पहले। मेम्ब्रेन फॉर्म होने के बाद देखिए क्या हुआ, RNA कोड्स फॉर बोथ DNA एंड प्रोटीन, बोथ DNA प्रोटीन बना रहा है। सो DNA बिकम मास्टर टेम्पलेट, क्योंकि ये स्टेबल है इसीलिए मास्टर टेम्पलेट बन गया। फिर और प्रोटीन आपका वेरियस सेलुलर एक्टिविटी को कैटालाइज किया। ओके, सो कैसे RNA से वर्ल्ड डेवलप हुआ, इसी डायग्राम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सो और एक डायग्राम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। DNA है, ये सेल है, बड़ा सेल से, और मतलब सेल है, सेल के अंदर ये जो आपके छोटा सा न्यूक्लियस है जो मैं एनसर्किल किया। सो DNA से mRNA ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। मेच्योर mRNA बनने के बाद फिर यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो है आपका राइबोसोम है दैट इज ग्रेइश कलर, लिटिल बिट फैड है ये। देन ट्रांसपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन हुआ। ये जो है आपका tRNA, सो tRNA mRNA राइबोसोम के अंदर rRNA होगा। सो ये सब कैसे इंटीग्रेट हो रहा है, ये इसको एक्चुअली सेंट्रल डोग्मा बोला जाता है। DNA टू RNA, RNA टू प्रोटीन, इसको सेंट्रल डोग्मा बोला जाता है। RNA फिर रेप्लिकेशन होता है, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो ये वीडियो का एंड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और देखते रहिए हमेशा आशीष बायोलॉजी न्यू अपडेट्स के लिए, और अपना नॉलेज को बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।